प्रश्न है, सर क्या आप एक ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट के रूप में उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन या आत्म परिचय दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। वास्तव में जो ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में जो ये कम्युनिकेशन होता है, माइंड इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाता है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच के संप्रेषण की तुलना में, उनके बीच के कम्युनिकेशन की तुलना में। इसलिए मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन एक ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट के रूप में स्टार्ट करता हूं। आप ठीक से ध्यान से इसको सुनिए। देखिए, मेरी जो जीवन यात्रा है वो सेल्फ एडमिरेशन या आत्म प्रशंसा की यात्रा है। और मेरी इस जीवन यात्रा में को करने वाली जो मेरी पर्सनैलिटी है, जरा आप मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर विचार कीजिए। मेरी पर्सनैलिटी को आप देखिए, मेरी पर्सनैलिटी की चार्म को आप देखिए, मेरी पर्सनैलिटी की ब्रिलियंस को आप देखिए, मेरी पर्सनैलिटी की मनमोहकता को आप देखिए, मेरी पर्सनैलिटी के मैग्नेटिज्म को आप देखिए और मेरे कॉन्फिडेंस को आप देखिए। तो आप पाएंगे कि मेरा एक बड़ा ही डिस्टिंक्टिव लार्जर देन लाइफ फेस है। और ये लार्जर देन लाइफ डिस्टिंक्टिव फेस ऐसे ही नहीं बना है, इसके पीछे मेरी फैंटेसी और मेरी फैंटेसाइजिंग या मेरी इमेजिनेशन रिस्पॉन्सिबल है। तो किस प्रकार की मैं ये इमेजिनेशन चलाता रहता हूँ अपने दिमाग में। मेरे दिमाग में जो इमेजिनेशन लगातार चलती रहती है, सतत रूप से चलती रहती है, वह अनलिमिटेड पावर की इमेजिनेशन, अनलिमिटेड सक्सेस की इमेजिनेशन, अनलिमिटेड ब्रिलियंस की इमेजिनेशन, अनलिमिटेड पावर की इमेजिनेशन, अनलिमिटेड अचीवमेंट्स की इमेजिनेशन, अनलिमिटेड वेल्थ की इमेजिनेशन और इस तरीके की जो अनलिमिटेड अचीवमेंट्स की फैंटेसी मैं अपने दिमाग में चलाता रहता हूँ, फैंटेसाइज करता रहता हूँ, उससे सेल्फ इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं जो मुझे लार्जर देन लाइफ बना देती हैं। देखिए, इमेजिनेशन से ही तो इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं। तो जब मैं इस तरीके की सेल्फ फैंटेसाइजिंग करता हूं तो उससे सेल्फ इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि मुझे लार्जर देन लाइफ बना देती हैं, मुझे एक्सेप्शनल बना देती हैं, डिस्टिंक्टिव बना देती हैं। और इसीलिए मेरी ये जरूरत है, मेरी आवश्यकता है, मेरी जीवन के लिए ये आवश्यक है कि मुझे कांस्टेंट एडमिरेशन मिलता रहे, मुझे लगातार प्रशंसा मिलती रहे, लोग मुझे एडमायरिंग ग्लांसेस से देखते रहें, प्रशंसापूर्ण निगाहों से मुझको देखते रहे, मेरा प्रशंसापूर्ण मूल्यांकन करते रहे। ये मेरे जीवन की आवश्यकता है। और ऑब्वियसली जब मैं अपने आप को इतना लार्जर देन लाइफ समझूंगा तो फिर मैं एक स्पेशल व्यक्ति बनूंगा, एक वीवीआईपी व्यक्ति बन जाऊंगा। और मैं वो वीवीआईपी व्यक्ति हूं तो इसमें गलत क्या है कि मैं वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहता हूं। लेकिन लोग कहते हैं, जो मेरे साथ रिलेशनशिप रखते हैं, वो कहते हैं कि जब आप मुझसे हमेशा वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरी जो रिलेशनशिप है आपके साथ उसमें एक टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, उसमें टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट होते हैं, हम लोग विक्टिम हो जाते हैं क्योंकि हमें आपको लगातार वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट रिलेशनशिप को हमेशा बहुत ही सुपरफिशियल या सतही तौर पर रखता है और हम इसके विक्टिम हो जाते हैं। अब हम आपको क्या बताएं। देखिए, थोड़ा सा इस बात को समझिए। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो तो पूरी तरीके से हेल्पलेस होता है, एब्सोल्यूट हेल्पलेसनेस उसके अंदर होती है। और जिसके अंदर हेल्पलेसनेस एब्सोल्यूट होती है, एब्सोल्यूट ट्रस्ट करना दूसरे के ऊपर उसकी मजबूरी होती है, तो बच्चा अपने एनवायरनमेंट में अपने माता पिता जिनके भी संपर्क में रहता है उनके ऊपर एब्सोल्यूट ट्रस्ट करता है। एब्सोल्यूट ट्रस्ट करने का मतलब उनको एक ईश्वर की तरीके से ट्रीट करता है बच्चा। और बच्चे के लिए ऐसा करना जरूरी भी है और बच्चे की मजबूरी भी है क्योंकि बच्चा एब्सोल्यूटली हेल्पलेस है। अब जब माँ बाप का जो व्यवहार है वो बच्चे के प्रति अब्यूसिव होता है तो बच्चा कैसे इसे रिस्पॉन्ड करता है इस प्रकार के अब्यूसिव व्यवहार के प्रति। बच्चा ये नहीं समझता है कि माँ बाप के अंदर कोई गलती है। बच्चा तो माँ बाप को भगवान मानता ही है, तो भगवान के अंदर कोई थोड़ी गलती निकालता है। बच्चा ये समझता है कि गलती उसके अंदर है, जो माँ बाप उसको सही ट्रीटमेंट उसके साथ नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार बच्चा गिल्ट रिडन हो जाता है। और इस गिल्ट को दूर करने के लिए बच्चा क्या करता है, माँ बाप के अपेक्षाओं के अनुरूप बनने की कोशिश करता है। और यहीं से टॉक्सिक पैटर्न्स माइंड के अंदर डेवलप करना शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा वो बनना चाहता है जो बच्चा नहीं है। अब जैसे
माँ बाप अगर ये चाहते हैं कि बच्चा जो है बहुत उसको इस तरीके से लाड प्यार करते हैं जैसे कि वो बहुत ही एक महान व्यक्ति है, तो जब बच्चा ये पाता है कि वो उसका व्यवहार इस तरीके का परफेक्ट नहीं है जिससे कि वो एक महान व्यक्ति बन सके, तो वो अपने आप को महान दिखाने की कोशिश करता है और इस प्रकार अपने दिमाग में इस तरीके की सेल्फ इमेजेस बना लेता है और उन इमेजेस के हिसाब से इस तरीके से एक्ट करने लग जाता है जैसे कि वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव, बड़ा ही महान, बड़ा अलग, लार्जर देन लाइफ टाइप का बच्चा है। तो इस तरीके से पेरेंट्स के बिहेवियर की वजह से अब्यूज की शुरुआत होती है। तो चाहे पेरेंट्स बच्चे की पैम्परिंग करें, जरूरत से ज्यादा लाड प्यार करें, उसको अलग तरीके का बच्चा दिखाएं, अपनी फ्रस्ट्रेटेड डिजायर्स को उसके थ्रू पूरा करने की कोशिश करें, या फिर बच्चे को नेग्लेक्ट करें, दोनों ही सिचुएशंस में टॉक्सिक पैटर्न्स बच्चे डेवलप कर लेते हैं। अभी जैसे आप दुर्योधन को ही देखिए, दुर्योधन के साथ देखिए तो दुर्योधन के साथ भी ऐसा ही हुआ। दुर्योधन के एनवायरनमेंट में क्या था, दुर्योधन के एनवायरनमेंट में एक एम्बिशन था, वो एम्बिशन उसको, दुर्योधन को वैसा बनना पड़ा, वैसा एम्बिशियस अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बनने की। फिर दुर्योधन के एनवायरनमेंट में उसको लाड़ प्यार पैम्परिंग भी बहुत मिली, फिर पैम्परिंग के हिसाब से उसको अपने अंदर सेल्फ इमेजेस डेवलप करनी पड़ी ताकि वो उसके साथ एडजस्ट हो सके। फिर दुर्योधन के माँ बाप को अगर आप देखिए तो दोनों ने ही तो उसको नेग्लेक्ट किया। भाई दुर्योधन के पिता जो थे वो तो आंख से अंधे थे, धृतराष्ट्र, और उनकी माता गांधारी जो थी उन्होंने दुर्योधन को उन्होंने भी नेग्लेक्ट किया क्योंकि उन्होंने तो अपनी आंख पे पट्टी बांध दी। तो आंख पे पट्टी बांध लेने की वजह से जिसके माता पिता एक तरीके से दोनों ही अंधे हो गए, तो दोनों ही उसको नेग्लेक्ट कर गए। नेग्लेक्ट करने की वजह से बच्चे के अंदर तमाम तरीके के कॉम्प्लेक्सेस पैदा हुए जिसकी वजह से उसके अंदर ऐसा ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म और मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म, दोनों इस तरीके की चीजें पैदा हुई। तो सारे नार्सिसिस्ट के अब्यूज की इसी तरीके की मिलती जुलती कहानी है और मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। आप लोग सोचते होंगे कि पॉजिटिविटी बहुत अच्छी चीज है। निश्चित रूप से पॉजिटिव होना एक अच्छी बात है और मुझे भी अपने आप को लार्जर देन लाइफ, ग्रैंडियोस, भव्य फिगर दिखाने के लिए पॉजिटिव होना पड़ता है और मैं पॉजिटिव हूं भी। लेकिन मेरा पॉजिटिव होने का तरीका वैसा नहीं है जैसे कि आप लोग पॉजिटिव होते हो। आप लोग पॉजिटिव कैसे होते हो? आप लोग जीवन में जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को सॉल्व करते हो, उससे कॉन्फिडेंस पैदा करते हो, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा करता है। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं कोई कठिनाई वठिनाई सॉल्व करके पॉजिटिव नहीं बनता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ, नेगेटिव सिचुएशंस को सप्रेस कर देता हूँ, नेगेटिव लोगों को सप्रेस कर देता हूँ। और जब मैं नेगेटिव सिचुएशंस और नेगेटिव लोगों को ही सप्रेस कर देता हूँ, तो जब मेरे सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन ही नहीं आने दूंगा, मैं कोई नेगेटिव व्यक्ति ही नहीं आने दूंगा, तो नेचुरली फिर मैं पॉजिटिव महसूस करूंगा क्योंकि मैं पॉजिटिव फैंटेसीज अपने दिमाग में चलाता हूं, इसलिए मैं पॉजिटिव महसूस करता हूं। और मेरी पॉजिटिविटी को अगर कोई चैलेंज करता है तो मैं उसको सप्रेस कर देता हूं। इनफैक्ट मेरे साथ जो रिलेशनशिप रखता है जो भी व्यक्ति, वो रिलेशनशिप के टॉक्सिक पैटर्न का विक्टिम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने का दबाव होता है हमेशा, तो वो नेगेटिव हो जाता है। अब जब वो नेगेटिव हो जाता है तो मेरी मजबूरी होती है उसको सप्रेस करना, क्योंकि अगर मैं उसको सप्रेस नहीं करूंगा तो मेरी पॉजिटिविटी के ऊपर असर पैदा हो जाएगा। क्योंकि मेरी पॉजिटिविटी लाइफ की स्ट्रगल से तो आती नहीं है, मैं तो एक सिचुएशन इस तरीके से अपनी फैंटेसी के थ्रू मैं पॉजिटिव बनता हूं ना। तो जब आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स के थ्रू पॉजिटिव बनते हैं तो उस तरीके की पॉजिटिविटी को कहते हैं बेनिवोलेंट पॉजिटिविटी। लेकिन जब आप अपनी स्ट्रगल के थ्रू पॉजिटिव नहीं बनते हैं बल्कि आप अपनी फैंटेसी के थ्रू, अपनी सेल्फ इमेज के थ्रू, अपनी लार्जर देन लाइफ ये इमेज के थ्रू पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हैं, एक फेक पॉजिटिविटी को एज्यूम कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, तो इस तरीके की पॉजिटिविटी को कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। मेरी पर्सनैलिटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि मेरी पॉजिटिविटी टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। तो आप जब मेरे मनमोहक व्यक्तित्व को देखते हैं, मेरी पॉजिटिविटी को देखते हैं, तो आप सोचते हैं देखो ये कितना पॉजिटिव आदमी है, कितना अच्छा है, आप लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन असलियत यह है कि मेरी पॉजिटिविटी रियल पॉजिटिविटी नहीं है, मेरी पॉजिटिविटी टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। अगर आप मेरे बारे में पता लगाना चाहते हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये जानिए कि मेरी लाइफ के आइडियल्स क्या है, आप ये जानिए कि मेरे रोल मॉडल्स क्या है,
आप ये जानिए कि मैं किस तरीके की चीजें पढ़ता हूं, किस तरीके की चीजों के संपर्क में रहता हूं, तो आप मेरे बारे में जान सकेंगे। मेरे जो रोल मॉडल्स हैं वो भी एक्सप्लॉइटेटिव ही हैं, मेरे जो आइडियल्स हैं वो भी एक्सप्लॉइटेटिव ही हैं, और मैं जो चीजें पढ़ता हूं, जो भी चीजें जानने की कोशिश करता हूं, वो मैं उस तरीके से नहीं जानने की कोशिश करता हूं जैसे आप लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट देख रहे हैं, या आपको कोई गेम में इंटरेस्ट है तो आप उसे देख रहे हैं। मैं ऐसा मेरा चीज नहीं है। मैं जो हूं इसलिए किसी चीज को करता हूं ताकि मैं दूसरे लोगों से अलग बन सकूं। मैं डिस्टिंक्टिव बनना चाहता हूं, अलग बनना चाहता हूं, तो मैं वो उस तरीके के इन्फ्लुएंसेस में रहता हूं हमेशा, उस तरीके के आइडियल्स को हमेशा चेरिश करता हूं, उनकी नकल करता हूं, उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूं जिससे मैं अलग बन सकूं, लार्जर देन लाइफ बन सकूं। मैं उस तरीके के कोटेशंस पढ़ता हूं जिससे कि मैं कुछ अलग बन सकूं, कुछ अलग जान सकूं। मैं उस तरीके के लोग मेरे रोल मॉडल्स हैं जो मुझे कुछ इस तरीके की बातें बताएं जिससे कि समाज में मैं लार्जर देन लाइफ फिगर बन सकूं। तो जैसे मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि मेरे इन्फ्लुएंसेस किस तरीके से मेरे ऊपर काम करते हैं, मेरे आइडियल्स क्या होंगे, जरा मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे पास आए और आपने कहा कि मुझे 5,000 रुपए दे दो, और इस काम जो एक काम के बदले आप आए और आपने मुझे कहा कि मुझे 5,000 रुपए दे दो, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट में आपकी जो कीमत है, जो आप काम कर रहे हैं, उसकी 4,000 रुपए तक आपकी एक जनरल कीमत है मार्केट में। लेकिन आप मेरे पास आए और मुझसे आपने 1,000 रुपए बढ़ा करके मांगा और आप मुझे 5,000 रुपए आपने मुझसे मांगा। तो मैं अपने रोल मॉडल्स जो हैं, जो अपने आइडियाल्स हैं उनके, और जो कोटेशंस और इस तरीके की चीजें मैं पढ़ता हूं, इससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस मेरे ऊपर हैं। मैं आपने जो मुझसे 5,000 रुपए मांगा, तो मैं आपको 5,000 रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको 7,000 रुपए दूंगा, 2,000 और बढ़ा दूंगा। तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि मेरी तो हैसियत 4,000 रुपए की थी, लेकिन मुझे मिल रहा है 7,000। मैंने मांगा था 5,000, इसने तो 2,000 रुपए, 1,000 मैंने बढ़ाया, 2,000 इसने बढ़ा दिया। तो जानते हैं, आप बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन आप फंस गए। आप जानते हैं आप क्यों फंस गए? आप इसलिए फंस गए क्योंकि मैंने आपका ओवर एस्टिमेशन इसलिए किया ताकि आप अब और कहीं ना जा पाए। और इससे बड़ी बात जो आप ना कर पाए वो ये है कि आप कभी भी अपने पोटेंशियल को आप आगे कभी बढ़ा ना पाए, यानी आपकी लाइफ वहीं पे रुक जाए। क्योंकि अगर आपकी लाइफ वहीं पे नहीं रुकेगी तो फिर आप अपने पोटेंशियल के बारे में फिर से विचार करेंगे, मार्केट के हिसाब से फिर से बनने की कोशिश करेंगे, अपनी एबिलिटीज को फिर से होन करने की कोशिश करेंगे, और फिर से आप आगे बढ़ेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। तो हो सकता है कि आपको 50,000 रुपए महीना मिल जाए, या 50,000 उस काम का मिल जाए, या 1,00,000 रुपए उस काम का मिल जाए। तो ऐसा आपके साथ ना हो पाए, इसलिए मैं आपको कुछ पैसे ज्यादा दे देता हूं ताकि आप फंस जाओ। अब आप क्या काम करोगे? आप हमेशा ये खुश हो जाओगे ये जान करके कि मुझे तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो जिनको कम पैसे मिल रहे हैं उनसे आप अपने आप को बड़ा समझने लगोगे, और मेरे प्रति आप ग्रेटफुल भी हो जाओगे। और जब आप मेरे प्रति ग्रेटफुल हो जाओगे तो आप मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाओगे, ना ही अपने पोटेंशियल्स को आप इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, क्योंकि छोड़ के आप कभी जाओगे नहीं, छोड़ के जाए बिना आप अपने पोटेंशियल्स के ऊपर विचार करोगे नहीं, तो आपका जीवन एक तरीके से रुक जाएगा। और मैं ये देख चुका हूं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो मैं आपसे लगातार काम लेता रहूंगा, काम लेता रहूंगा, और धीरे 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 आपकी जिंदगी में कोई डेवलपमेंट ना होने की वजह से आपका जीवन रुक जाएगा। हालांकि इस तरीके से जब जीवन रुक जाता है तो मुझे भी नुकसान होगा, लेकिन मेरे अंदर इतनी समझ नहीं है। आपका जीवन बस डिस्ट्रॉय हो जाए, मैं इतना ही चाहता हूं। तो मैं आपको इस तरीके से फंसा लूंगा ताकि आप कहीं जाने के लायक ना रहें। तो ये है मेरी डिस्टिंक्टिव नॉलेज, ये है मेरे रोल मॉडल्स। एक तरीके से देखिए तो मेरे रोल मॉडल्स भी वैसे ही रास्कल हैं जैसे कि मैं हूं। मेरे अंदर एग्जीबिशनिज्म या दिखावा बहुत है।
जैसे आपने देखा होगा कि शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन जब जया प्रदा का डांस देखने के लिए जाता है तो वो थिएटर के सारे टिकट्स खरीद लेता है और वहां पे कोई और नहीं रहता, सिर्फ अमिताभ बच्चन ही रहता है, सारे टिकट्स ले लेता है। तो ये सारे टिकट्स लेकर के क्यों, ये माइंडसेट कैसा है सारे टिकट्स ले लेने का? ये सारे टिकट्स ले लेना अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए जरूरी है। इसी को तो कहते हैं एग्जीबिशनिज्म। यही एग्जीबिशनिज्म मेरे अंदर भी है। सारे टिकट्स खरीद लिया। क्यों सारे टिकट्स खरीद लिया? ताकि जया प्रदा को ये दिखा सके कि वो एक लार्जर देन लाइफ व्यक्ति है, एक ग्रैंडियोस व्यक्ति है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक मैग्नेटिज्म है, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सके, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल सके। तो दूसरे को वीआईपी ट्रीटमेंट दे करके, दूसरे को लव बॉम्ब करके वीवीआईपी ट्रीटमेंट खुद चाहता हूं मैं, जैसे अमिताभ बच्चन ने उसमें उस टिकट खरीद करके किया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो एग्जीबिशनिज्म है, आप मेरी इस एग्जीबिशनिस्ट एटीट्यूड को या मेरे इस तरीके से अपने आप को लार्जर देन लाइफ फिगर दिखाने को लेकर के आप ये मत कभी गलतफहमी पाल लीजिएगा कि मैं कोई चैरिटेबल व्यक्ति हूं या मैं किसी के साथ चैरिटी करता हूं। इनफैक्ट मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब मैं ये देख लेता हूं कि कोई व्यक्ति मुझे नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं दे सकता है, तो या मेरी नार्सिसिस्टिक सप्लाई के लिए इररिलेवेंट है और मेरे ऊपर डिपेंडेंट भी है, तब तो मैं उसके साथ ऐसा मिसट्रीटमेंट करता हूं कि मैं उसके साथ इतना क्रूएल और इतना क्रूएल ट्रीटमेंट उसके साथ करता हूं, उतना मिस ट्रीटमेंट कर सकता हूं उसके साथ, इतना कैलस हो जाता हूं मैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं एग्जीबिशनिस्ट एटीट्यूड किसको दिखाता हूं? एग्जीबिशनिस्ट एटीट्यूड उसको दिखाता हूं जो नए लोग हैं, जिनसे मेरा कुछ अभी लेना देना नहीं, जहां से मुझे नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलने की उम्मीद है, वहां मैं अपना एग्जीबिशनिस्ट एटीट्यूड दिखाता हूं ताकि मैं लार्जर देन लाइफ व्यक्ति बन सकूं, उनको दिखा सकूं, उनको फंसा सकूं और इस तरीके से उनसे वीआईपी ट्रीटमेंट ले सकूं। लेकिन आप पता चला आप मुझे जो है वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे पाने के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो अगर आप रेलिवेंट नहीं है तो फिर मैं आपके सामने फिर कोई थोड़ी इस तरीके का एटीट्यूड दिखाऊंगा, आपके सामने मैं थोड़ी टिकट खरीद लूंगा सारे। मैं आपका तो जो जो कुछ आपको मिलना चाहिए वो भी आपसे ले लूंगा, क्योंकि आप मुझे नार्सिसिस्टिक सप्लाई दे ही नहीं सकते, तो इसलिए मैं आपको डी वैल्यू करूंगा। तो याद रखिए, जो ये मेरा एग्जीबिशनिस्ट एटीट्यूड है, इसको कभी भी चैरिटेबली मत समझिए या इसको चैरिटी के साथ ऐसा मत समझ लीजिए कि ये चैरिटेबल है। मैं जो हूं चैरिटेबल व्यक्ति नहीं हूं, मेरे अंदर कोई एम्पैथी नहीं है, मैं तो सिर्फ नार्सिसिस्टिक सप्लाई लेने की कोशिश करता हूं। और अगर आपने इसको मेरी चैरिटी समझ ली और आपने मुझे कभी इस तरीके से मजबूर किया कि मैं आपको कोई अपने इस लार्जर देन लाइफ का जो मैं ड्रामा करता हूं, जो एग्जीबिशन लगाता हूं, इसकी वजह से मेरे ऊपर आप अगर ये दबाव डालेंगे कि मैं आपको कोई इसका कंसेशन दूं या आपको किसी तरीके से रिस्पॉन्स दूं, जबकि मैं जानता हूं कि आपसे कोई नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं मिल सकती है, तो मैं आपसे फिर बदला लूंगा इस बात का और आपके साथ बहुत ही क्रूअल ट्रीटमेंट करूंगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि जितना आपके लिए जरूरी है उतना आप लीजिए और चुपचाप चलते बनिए। और आप मुझे जो है कुछ बिल्कुल उम्मीद ना कीजिए कि आप मुझसे कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर कोई एम्पैथी या चैरिटी नहीं है। दिखावा है मेरे अंदर एम्पैथी का, लेकिन मेरे अंदर चैरिटी बिल्कुल नहीं है, मेरे अंदर कंपैशन बिल्कुल नहीं है। मैं तो सिर्फ लार्जर देन लाइफ फिगर बनने के लिए ये एग्जीबिशनिस्ट एटीट्यूड रखता हूं बस। स्नफ प्लेजर्स लेना, स्नफ प्लेजर्स, ये मेरी एक पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्नफ प्लेजर्स क्या है, तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं एक अमेरिकन मूवी का। एक अमेरिकन मूवी आई थी, शायद 2007 में आई थी, उसका नाम था वैकेंसी। तो उसमें एक रोड साइड मॉटल होता है, थोड़ा सा नेग्लेक्टेड टाइप का ही होता है। रात में जो फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो अपनी वाइफ के साथ जा रहा होता है कार से और उसकी कार में कुछ डिफेक्ट हो जाता है। वहां पे वो रुकता है जाकर के उस होटल में, उसे रुकना पड़ता है रात क्योंकि उसकी कार खराब है। तो वहां उसके साथ बहुत ही क्रूअल ट्रीटमेंट होता है और वहां पे वो
जो उसके कमरे में एक टीवी लगा होता है, तो उसमें वो लगा करके कैसेट देखता है, पुराने टाइम का जो कैसेट होता है उस तरीके का वीडियो कैसेट लगा करके देखता है। तो उसमें देखता है बहुत ही क्रूएल और हॉरर सीन्स की रिकॉर्डिंग उस कैसेट में है। तो वो बड़ा विचलित हो जाता है इसको देख करके, और फिर थोड़ी देर बाद वो ये रिकॉग्नाइज करता है कि वो वीडियो जो वो देख रहा है वो उसी कमरे में शूट किया गया है जिस कमरे में वो रुका हुआ है। तो उसको बहुत ही डर जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर वो देखता है थोड़ी देर में एक ट्रक ड्राइवर आता है जिसको कि उसी तरीके के कैसेट्स दिए जाते हैं, और होटल का मैनेजर भी उसी तरीके के कैसेट्स हमेशा देखता रहता है, वीडियोस हमेशा देखता रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके के जो कैसेट्स होते हैं, इस तरीके की जो मूवीज होती हैं, उनको कहते हैं स्नफ टेप्स। स्नफ टेप्स, उसमें हम क्या काम करते हैं कि क्रूएलिटी को पहले रिकॉर्ड करते हैं और क्रूएलिटी को देखते हैं, क्रूएलिटी को एंजॉय करते हैं। इसे कहते हैं सैडिज्म। ऐसा ही मेरी पर्सनैलिटी के अंदर भी है, मैं भी इसी तरीके से क्रूएलिटी को एंजॉय करता हूं। कहने का मतलब यह है कि डिस्ट्रक्शन को एंजॉय मैं करता हूं। जैसे अगर मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से, मेरी लार्जर देन लाइफ इमेजेस के हिसाब से, और मेरे सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से कोई चीज पहले थी और अब नहीं है, तो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, उसको समाप्त कर देता हूँ, और उसके डिस्ट्रक्शन का एंजॉयमेंट करता हूँ। उसको डिस्ट्रॉय हुए करते हुए देखना मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं डिस्ट्रॉय किसी चीज को करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं ही इसका क्रिएटर हूं, ये पहले मेरे ऊपर डिपेंडेंट था, अब मैं इसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, तो मुझे एक क्रिएटर जैसी फील आती है, गॉड लाइक फीलिंग। क्योंकि किसी चीज को क्रिएट करना और फिर डिस्ट्रॉय करना, दोनों चीज जब मैं कर सकता हूं तब तो मैं गॉड लाइक फिगर बन जाता हूं। तो इसी तरीके से मैं लोगों के साथ भी ट्रीटमेंट करता हूँ। पहले जो जो लोग जिनसे मुझे नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं मिल सकती है, अब मैं उनको क्या काम करता हूँ, डिस्कार्ड कर देता हूँ। और जब मुझे लगता है कि मैंने उनको डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन अब मैं देखता हूं कि वो अपनी लाइफ को किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो फिर मेरी आंख के आगे अंधेरा छा जाता है जब मेरे द्वारा किए गए डिस्कार्डेड लोग अपनी लाइफ को मैनेज करना शुरू कर देते हैं या सक्सेसफुली मैनेज कर लेते हैं। तो मैं क्या काम करता हूं, लव बॉम्बिंग क्रिएट करके उनको फिर से अपनी तरफ आकर्षित करता हूं, फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूं। और जब वो फिर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर से मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो मैं फिर से उनकी फेट को सस्पेंड कर देता हूँ, सस्पेंडेड एनिमेशन में उनकी फेट को डाल देता हूँ। अब वो पूरी तरीके से विचलित हो जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अब उनकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने पीछे के रास्ते अपने भी बंद कर दिए जो दूसरी जगह मैनेज कर रहे थे, और मैं तो उनका रास्ता अब बंद ही कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने उनकी फेट को जो है वो सस्पेंड कर दिया। अब वो विचलित हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो वो इस क्रूएल ट्रीटमेंट से जो जो परेशान होकर के इधर से उधर घूमते हैं, तो फिर मैं उनको देख करके स्नफ प्लेजर्स लेता हूं। इस क्रूएलिटी की अपने इस क्रूएलिटी को मैं एंजॉय करता हूं, उनकी सफरिंग्स को एंजॉय करता हूं कि कैसे ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मैं ऐसे इनको देखता हूं कि किस तरीके से ये सफर कर रहे हैं मेरे बिना। तो इससे मुझे अपने लार्जर देन लाइफ गॉड लाइक फिगर होने का एहसास होता है, और मेरी जो ग्रैंडियोसिटी है इसको सपोर्ट मिलता है। मेरी लाइफ की और मेरी पर्सनैलिटी की जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि क्या है। मैं आपको बताऊं क्या है। वो है मेरे एथिक्स। मैं बहुत ही एथिकल आदमी हूं, लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है एथिक्स का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि मेरा एथिक्स क्या है। मेरा एथिक्स ये है कि हर वो चीज जो मेरे सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से है, मेरे सेल्फ इमेजेस के हिसाब से है, मेरी लार्जर देन लाइफ सेल्फ इमेजेस के हिसाब से है, मेरी इमेजेस के अलाइनमेंट के हिसाब से जो काम है उनके हिसाब से है, वो सब चीज एथिकल है। और जो चीज मेरे सेल्फ इमेजेस के हिसाब से नहीं है, जो मेरी लार्जर देन लाइफ की इमेजेस को सपोर्ट नहीं करती है, जो चीज मेरे एजेंडा को सपोर्ट नहीं करती है, वो सब अनएथिकल है। और इतना रिजिड है मेरा ये एथिक्स का और एथिकल और नॉन एथिकल अप्रोच, इतना मेरा रिजिड है ये कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इतना मैं एथिक्स का पालन करता हूँ। ये मुझसे क्लैश कीजिए कभी रियली, तब आपको ये पता चलेगा कि मेरे एनवायरनमेंट में सारे ही लोग मेरे एनेबलर्स और फ्लाइंग मंकीज हैं।
सारा एक हर्ड है, पूरा एक कॉलोनी मैंने अपने आसपास इनेबलर्स और फ्लाइंग मंकीज को की बसा रखी। मेरे फ्लाइंग मंकीज मेरा सिर्फ मेरी सेल्फ इमेजेस को रिटेन करने का, मेरी सेल्फ इमेजेस को बूस्ट करने का एजेंडा तैयार करते रहते हैं, पूरा करते रहते हैं, दौड़ दौड़ के सारे काम करते रहते हैं। और मेरे इनेबलर्स जो हैं, वो इनेबलर्स का काम ये है कि वो मेरे जो भी एक्शंस हैं उनको जस्टिफाई करने का काम करते हैं, उनको सही ठहराने का काम करते हैं। मैं कुछ भी बोल दूं उसको सही ठहराने में लग जाते हैं। और इस तरीके से वो मेरे कुछ किए बिना ही मुझे सही ठहरा देते हैं और मेरी सेल्फ इमेजेस को बूस्ट करते रहते हैं। तो ये है मेरा एथिक्स। तो आप कभी भी मेरे एथिक्स को सीरियसली ना लें। मेरे एथिक्स का मोरालिटी वगैरह से कोई मतलब नहीं। मेरा एथिक्स मेरी सेल्फ इमेजेस के ऊपर बेस्ड है, मेरे वीआईपी ट्रीटमेंट के ऊपर बेस्ड है। एकदम सरल भाषा में अगर आप समझ लें तो जो भी चीजें मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट देती हैं वो मेरे लिए एथिकल हैं, जो चीजें मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देती हैं वो मेरे लिए अनएथिकल है। मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं, संबंध है मेरे, चाहे किसी के साथ भी संबंध हो, चाहे मेरे माँ बाप के साथ ही क्यों ना संबंध हो, मेरे दोस्त यार जितने हैं, मेरे सारे संबंध सतही और झूठे हैं, फेक सुपरफिशियल संबंध में रखता हूं। किसी को मैं संबंध के लायक ही नहीं समझता हूं। मोटे तौर पे तो आप ये समझ लीजिए कि मैं 10 घंटा, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, 10 घंटा अलॉट कर दिया है, प्रति व्यक्ति 10 घंटा। आपने इस जीवन में मैं आपको 10 घंटा दूंगा, आप जितने दिन जीवित हो 10 घंटे का मुझसे समय ले सकते हो। वो 10 घंटा चाहो 2 दिन में बिता लो, चाहो वो 10 घंटा 1 साल में बिता लो, चाहो वो 2 घंटा 10 साल में बिता लो। लेकिन 10 घंटे बीतने के बाद 1 मिनट भी तुम्हारी कोई जरूरत मुझको नहीं है, क्योंकि मेरी जो नार्सिसिस्टिक सप्लाई है वो तुम सिर्फ 10 ही घंटे तक दे सकते हो। मेरी रिक्वायरमेंट नार्सिसिस्टिक सप्लाई की इतनी ज्यादा और इतनी इंटेंस है कि मुझे लगातार सोर्स चेंज करना पड़ता है, लगातार फ्रेंड्स चेंज करने पड़ते हैं। तो 10 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं दे सकता हूं तुमको। या तो एक एक मिनट करके मुझे मिलो 10 साल तक, तब तो बात अलग है। एक दिन अगर 1 घंटे मेरे साथ बैठ गए, 2 दिन बैठ गए, इस तरीके से 4-5 दिन बैठ के 10 घंटा अगर गुजार दिया, आखिरी वक्त आ जाएगा तुम्हारा। क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी, मेरा समझ नहीं रहा अभी, मैं मेरी पर्सनैलिटी का चीफ फीचर ही यही है कि मुझे हमेशा नए लोग चाहिए, नई चीजें चाहिए, ताकि मुझे नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिल सके। क्योंकि नई चीजें ही मुझे लार्जर देन लाइफ इमेज फील करवा सकती हैं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे नए लोग मिलते रहें, लगातार नई नई चीजों के साथ मैं खिलवाड़ करता हूं, नए नए लोगों के साथ मिलता हूं, ताकि मुझे नार्सिसिस्टिक सप्लाई वहां से मिलती रहे। और उसके बाद जो लोग पीछे छूटते जाते हैं उनको मैं डी वैल्यू करके निकालता जाता हूं। चेंज बहुत ही नेसेसरी है मेरे साथ, वरना मैं बोर्डम का शिकार हो जाऊंगा। इनफैक्ट मैं बोर्डम का शिकार हूं भी। बोर्डम मेरी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो लगातार लोगों को चेंज करना, लगातार गाड़ियों को चेंज करना, लगातार दोस्तों को चेंज करना, ये सब मेरी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और जो लोग पुराने पड़ जाते हैं उनको मैं डिस्कार्ड कर देता हूं। और मैं ये भी चाहता हूं कि जिन्हें मैं डिस्कार्ड करूं वो मैनेज ना कर पाए अपनी जिंदगी को, डिस्ट्रॉय हो जाए वो, क्योंकि पता नहीं कहां से उठा देंगे वो। और इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं किसी तरीके से उनको डिस्कार्ड कर दूं, समाप्त कर दूं। लेकिन मान लीजिए अगर मैं उनको डिस्कार्ड नहीं कर पाया, समाप्त नहीं कर पाया, तो फिर मैं उनके खिलाफ दुष्प्रचार करता हूं, स्मीयर कैंपेन चलाता हूं। मेरे फ्लाइंग मंकीज, मेरे इनेबलर्स, ये सब तुरंत स्मीयर कैंपेन चलाने लग जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कंक्लूजन यहां से निकाल लीजिए। अगर मैं किसी के खिलाफ स्मीयर कैंपेन चला रहा हूं, दुष्प्रचार कर रहा हूं, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ को मैनेज कर ले रहा है सक्सेसफुली। तो मेरी स्मीयर कैंप दुष्प्रचार करने को आप जो है किसी दूसरे सेंस में ना लीजिए, इसको अच्छे सेंस में लीजिए। मैं जहां पर भी जिसका भी दुष्प्रचार करता हूं तो समझ जाइए कि वो सही है, अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा है, उसके अंदर बैकबोन है। वरना मुझे किसी का दुष्प्रचार करने की क्या जरूरत है। और कुछ लोग तो इतने मूर्ख होते हैं कि जो मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उनको पैट्रनाइज करूंगा, उनको सपोर्ट करूंगा, मुझसे शिकायत भी रखते हैं कि मैं उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा हूं। मूर्ख हैं वो लोग। वो ये नहीं जानते हैं कि मेरी इच्छा है कि उनको मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, उनको मैं समाप्त कर दूं, ताकि वो कभी भी मेरे सामने खड़े ना हो सके मेरी लार्जर देन लाइफ को
इमेज को कभी खतरा ना पैदा कर सकें। क्या मैं कभी ये चाहूंगा कि मेरे सामने कोई आकर के खड़ा हो सके और मेरी लार्जर देन लाइफ की इमेज को चैलेंज कर सके? अरे मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा। तो मैं आपको, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप अपनी प्रगति चाहते हैं, अपनी तरक्की चाहते हैं, तो मुझे आप कोई मेरे पर्सनैलिटी में कोई चेंज ना कीजिए, मेरी लार्जर देन लाइफ इमेज में कोई चेंज मत कीजिए, मुझको पैट्रनाइजिंग और चैरिटेबल बनाने की कोशिश ना कीजिए। आप क्या कीजिए, आप चुपचाप बस अपना काम कीजिए, चुपचाप अपनी एबिलिटीज को होन कीजिए, चुपचाप अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाइए और चुपचाप आगे आप बढ़ जाइए। मेरे अंदर बदलाव लाने की कोशिश ना कीजिए। मेरे बारे में एक अत्यंत विशेष बात यह है कि मैं फैसले लेने के लिए लोगों की ओपिनियन के ऊपर नहीं डिपेंड करता हूँ, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के ऊपर मैं डिपेंड नहीं करता हूँ। मैं डिपेंड करता हूँ अपने इंट्यूशंस के ऊपर। देखिए, इंट्यूशन किसको आता है? एक तरीके से देखिए तो इंट्यूशन क्या है? सारी जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो सारी इंफॉर्मेशन जब एक साथ आप प्ले करते हैं या अपने आप प्ले हो जाती है, तो एक फ्लैश के रूप में जो आपको इंसाइट देती है, उसे कहते हैं टोटैलिटी। जो आपके सामने कुछ कंक्लूड करती है, उसको कहते हैं इंट्यूशन। तो मेरा भी यही तरीका है बस। लेकिन मेरे साथ दिक्कत यह है कि मेरे पास चूंकि कुछ मुझको आता ही नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियां ही नहीं हैं जिससे कि मैं कोई इंट्यूटिव फैकल्टी को यूज कर सकूं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूज किया था कि दिन भर वो फिजिक्स के कंसेप्ट्स के बारे में सोचते रहते थे और इंट्यूटिव फ्लैश जब उनके अंदर आता था तो कोई डिस्कवरी कर देते थे। तो इंट्यूशन, हम प्रभावी इंट्यूशन तो तभी हो सकता है ना जब हम उसके लिए लेबर करें। हमारे ऐसा कोई हार्ड वर्क तो है नहीं, तो हम लेकिन फिर भी इंट्यूटिव डिसीजंस ले लेते हैं, बिना इंफॉर्मेशन के ही इंट्यूटिव डिसीजंस ले लेते हैं। तो उसका परिणाम ये होता है कि हमारे डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं, हमारे डिसीजंस हमेशा इम्परफेक्ट होते हैं, और जिसके लिए भी हम ये डिसीजंस लेते हैं उसकी जीवन में बहुत ही घातक परिणाम ये मेरे इंट्यूटिव डिसीजंस ले आते हैं। तो मेरे इंट्यूटिव डिसीजंस के ऊपर आप बिल्कुल रिलाई ना कीजिए। मेरी इमेजिनेशन की जो ये आदत है, ये भी बड़ी घातक है। आपने, हो सकता है मेरे बारे में कुछ कहा ही ना हो, या आपने मुझसे जो कहा हो उसमें वो चीज आप इंटेंड ही ना करें जिसको कि मैं इमेजिन करूं। तो चूंकि मैं लगातार फैंटेसाइज करता रहता हूं, तो फैंटेसाइज करने की वजह से मैं वो भी चीजें इमेजिन कर लेता हूं जो आपने कही ही नहीं। ओवर इमेजिनेशन मेरे अंदर है। तो ओवर इमेजिनेशन उस सेंस में नहीं जिस सेंस में दूसरे लोगों को ओवर इमेजिनेशन होती है। मेरी ओवर इमेजिनेशन ये है कि मैं फैक्ट्स को ही इमेजिन कर लेता हूं। क्योंकि मैं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीता हूं, इसलिए मैं फैक्ट्स को ही इमेजिन कर लेता हूं। इसलिए जो बातें आपने नहीं कही वो भी मैं इमेजिन करके आपसे संबंध खराब कर लूंगा। जो ये मेरी ओवर इमेजिनेशन करके दूसरी फैक्ट्स को इमेजिन कर लेना, ये मेरी बहुत बड़ी एक समस्या है। और इससे बचने का तरीका बस यही है कि जो भी मैं आपको इमेजिन करके बता रहा हूँ, जो भी फैक्ट्स मैं इमेजिन कर ले रहा हूँ, उसी को आप बस मान लीजिए और किनारे हो जाइए। उसे कॉन्टेस्ट करने की कोशिश ना कीजिए, वरना तो मैं उससे बिल्कुल ऑफेंड हो जाऊंगा और उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा। आपको मान लूंगा कि आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मेरी फैंटेसाइजिंग को चैलेंज कर रहे हैं। तो मेरी ये इतनी इमेजिनेशन इस तरीके की कंपल्सिव इमेजिनेशन है, और मैं अपनी कंपल्सिव इमेजिनेशन को लगातार चलाता हूँ। और आपको एक और बात बता दूं कि मैं अपनी कंपल्सिव इमेजिनेशन से ही नार्सिसिस्टिक सप्लाई लेता हूँ। क्योंकि अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड वेल्थ, अनलिमिटेड ब्रिलियंस, अनलिमिटेड एबिलिटीज, अनलिमिटेड अचीवमेंट्स, इन सब चीजों के बारे में मैं फैंटेसाइज करता रहता हूँ ना, इमेजिन करता रहता हूँ। तो ये प्लीजिंग इमेजिनेशन है, पॉजिटिव इमेजिनेशन मुझे लगती है। कंपल्सिव है लेकिन है पॉजिटिव, तो इससे मुझे नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है। तो मैं, अगर मुझे आप ये कह दो कि 4 दिन इमेजिन ना करो, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। आप मुझे एक पनिशमेंट दे रहे हो। मैं ये समझ ही नहीं पाता हूँ कि इस तरीके की कंपल्सिव इमेजिनेशन कूड़ा है। मेरे लिए तो ये मेरी एक बहुत बड़ी ट्रेजर है। तो मैं कंपल्सिव इमेजिनेशन लगातार चलाता रहता हूँ अपने अंदर। अपनी ये जो कंपल्सिव इमेजिनेशन है, कंपल्सिव फैंटेसाइजिंग है, ये मेरे अंदर इस कदर घर कर गई है कि मैं अकेले भी अगर बैठा रहता हूँ तो मैं अपनी कंपल्सिव इमेजिनेशन चलाता रहता हूँ। और अगर मुझे कोई बीच में डिस्टर्ब कर दे, या मुझे कोई इस तरीके से मजबूर करे कि मुझे कहीं जाना पड़ जाए, और जिसकी वजह से मेरी ये जो कंपल्सिव फैंटेसाइजिंग है इसमें कोई ब्रेक हो जाए या कोई रुकावट पैदा हो जाए, तो मैं इसका फिर बदला लूंगा। क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी नार्सिसिस्टिक सप्लाई का सोर्स है और इसको मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं हाईली कॉम्पिटिटिव हूँ, मेरे अंदर बहुत ही प्रतियोगिता की भावना है। अगर आप कुछ ऐसी बात करें मेरे सामने जिसको कि मैं इक्वल नहीं कर सकता हूं, या प्रतियोगिता में जिस चीज से जीत नहीं सकता हूं,
तो मैं तुरंत आपके खिलाफ स्मीयर कैंपेन चलाने लग जाऊंगा, आपका दुष्प्रचार करने लग जाऊंगा, आपको मैं तुरंत रिजेक्ट कर दूंगा और ये कह दूंगा कि ये तो संभव ही नहीं है जो आप काम कर रहे हैं। आप हतप्रभ रह जाओगे कि अरे ये तो मेरा अचीवमेंट है, ये बता रहे हैं कि ये संभव नहीं। मैं सीधे ही कह दूंगा कि ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कह करके मैं, आप समझ रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ? ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मैं आपको डिनाउंस कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा आपको, तो फिर ये समस्या आप कहाँ रह गई कि आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो लार्जर देन लाइफ फिगर हूं और मैं अपने साथ रहने वाले लोगों को भी इस तरीके से उनके जीवन को बर्बाद करके रखता हूं ताकि वो कभी भी कुछ ऐसा ना कर पाए जो कि मेरी लार्जर देन लाइफ इमेज को चैलेंज कर सके। और अगर कभी मुझे ये लग जाएगा कि आप जो कर रहे हैं उसको मैं प्रतियोगिता करके जीत सकता हूं, तो फिर मैं मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा आपको हराने के लिए मैं करूंगा। और जनरली ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें ही होती हैं, क्योंकि मैं तो छोटी मोटी चीजों में ही जीत सकता हूं। तो मान लीजिए लूडो का गेम है या सांप सीढ़ी का गेम है और मुझे नहीं आता है और आपको आता है, तो आपने सांप सीढ़ी का मैच मेरे साथ खेला और उसमें मैं हार गया, तो मैं रात भर सांप सीढ़ी सीखूंगा और सुबह आपके साथ सांप सीढ़ी का गेम खेलूंगा और आपको सांप सीढ़ी के गेम में हराऊंगा और उसके बाद इस तरीके से आपसे बिहेव करूंगा जैसे कि सांप सीढ़ी का गेम मैं आपसे कभी हारा ही नहीं हूं। और इस तरीके से मैं अपनी लार्जर देन लाइफ इमेज को प्रोटेक्ट करता हूं।